नीट पीजी की परीक्षा में सब लोग एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं। सब लोग एक पूरे साल कोशिश करते हैं, यहां से भी पढ़ लूं, वहां से भी पढ़ लूं, फिर आखिरी में समझ नहीं आता कि रिवाइज कहां से करूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिवाइज करोगे वही तो आखिरी में वॉमिट कर पाओगे एग्जाम में। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम एक कोर्स लेकर आई है, वो है रैंक बूस्टर। हम लोगों ने एक चीज देखी कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, हमने पैटर्न एनालिसिस किया और वो पैटर्न एनालिसिस के बेस पर ही हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है। उसी का एक ट्रेलर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज। एचआईवी से आपकी परीक्षा में कितने सवाल आते हैं ये मैं आपको नहीं भी बताऊंगा, तब भी आपको पता है। आज तक अगर आखिरी की 5 परीक्षा में उठाऊं, वो आईएनआई सेट हो, नीट पीजी हो कि एफएमजी हो, लगभग 132 क्वेश्चन आए हैं घुमा फिरा के। उस 132 क्वेश्चन का निचोड़ आज के इस छोटे से लेक्चर में लेकर आया हूं। आज के बाद ये देखने के बाद आपकी आने वाली परीक्षा में कम से कम 6 से 7 सवाल आपके सही होने वाले हैं जो एचआईवी टॉपिक से पूछे जाते हैं। बीट वो निमोसिस जीरोवेसी से हो, उसकी ड्रग से हो, वो आइरिस सिंड्रोम से हो, या कोई से भी माइक्रो से हो। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले एचआईवी बेसिक्स और डायग्नोसिस के बारे में समझो। एचआईवी बेसिक्स में आप सबको पता है, आपको कंपोनेंट को देखना होता है। जीपी120 होता है जो CD4 रिसेप्टर से जुड़ता है, जीपी41 से होता है जो फ्यूजन प्रोटीन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो आरएनए से डीएनए बनाता है, इंटीग्रेज है जो डीएनए का इंटीग्रेशन करता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन है जो वायरल का मैच्योरेशन करता है। साथ साथ में एक और चीज समझ के चले जाओ, एचआईवी के 2 टाइप होते हैं, एचआईवी1 और एचआईवी2। मोर विरुलेंट कौन सा है तो एचआईवी1 है, पर एचआईवी2 वाला जो है वो स्लोअर प्रोग्रेशन के साथ कहां मिलता है तो वेस्ट अफ्रीका में मिलता है। जो बेसिक्स बता रहा था मैं, बाहर वाला जो है वो जीपी120 है, अंदर वाला जीपी41 है। इंटीग्रेज प्रोटीएज अलग अलग इनहिबिटर्स हैं, अलग अलग एंजाइम्स हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद विंडो पीरियड के एल्गोरिथम पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। एचआईवी आरएनए कब आपको अपीयर होता है, 7 से 10 दिन में हो जाता है। अर्लीस्ट डिटेक्शन अगर करना है एचआईवी का तो कौन सा टेस्ट करोगे तो एचआईवी आरएनए करोगे। उसके बाद क्या अपीयर होता है तो P24 एंटीजन अपीयर होता है, और फिर अल्टीमेटली बाद में क्या अपीयर होती है तो एंटीबॉडी अपीयर होती है, जिसको आप एलाइजा या रैपिड कार्ड टेस्ट से आप डिटेक्ट कर सकते हो। हमेशा सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है कि अर्ली इंफेक्शन में आप कौन सा टेस्ट करोगे। ऑफ कोर्स आरएनए आपका आंसर रहता है, पर आपके सवाल में वो आरएनए देता ही नहीं है, वो एंटीबॉडीज पर घुमाता है आपको, और एक छुपा हुआ आंसर रहता है उसमें P24 का। तो आपको ये टेबल से समझ में आ जाना चाहिए। एचआईवी आरएनए अर्लीस्ट होता है, पर अगर आपके ऑप्शन में एचआईवी आरएनए नहीं है तो आप क्या मार्क करेंगे P24। तो P24 फॉर अर्ली डिटेक्शन आपको याद रखना है आज से। उसके बाद रियल टाइम पीसीआर क्या करता है तो वायरल लोड को क्वांटिफाई करता है। P24 मैंने आपको बता दिया है, बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि न जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो P24 एंटीजन फॉर अर्ली डिटेक्शन। CD4 काउंट इम्यून स्टेटस पे, CD4 काउंट में आपको एक और पॉल देकर जा रहा हूं यहां से। पहले एचआईवी में ऐसा बोला जाता था कि इस एचआईवी का CD4 काउंट के लेवल के नीचे आपको गोली चालू करना है एचआईवी की, पर अब ऐसा नहीं होता। कुछ भी CD4 लेवल हो मरीज का, आपको उस मरीज में गोली चालू करना है। पुराने एल्गोरिथम के हिसाब से वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता था जो कि कंफर्मेटरी होता था, तो अभी तक वो ये भी याद रखो। उसके बाद आ जाओ भैया एलाइजा की अलग अलग जनरेशंस पर। तो फर्स्ट जनरेशन में आईजीजी डिटेक्ट करते हैं, सेकंड में आईजीजी बेटर होता है, थर्ड में आईजीएम प्लस आईजीजी दोनों मिला देते हैं, और अल्टीमेटली फोर्थ में क्या होता है तो P24 प्लस एंटीबॉडी बेस्ट है स्क्रीनिंग के लिए, आपको ये याद रखना है। उसके बाद अडल्ट और पीडिया की डायग्नोसिस में अलग अलग चीजें होती हैं। अडल्ट वाले केस में अगर मोर देन 18 मंथ्स की कोई सी भी हिस्ट्री है, अडल्ट हो या बच्चा मोर देन 18 मंथ्स का हो, तो उसमें आपको एलाइजा करना है क्योंकि एंटीबॉडी रिलायबल होती हैं। पर अगर लेस देन 18 मंथ का बच्चा है तो उसमें आपको एलाइजा नहीं करना है, क्योंकि मैटरनल आईजीजी प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो आप फिर कैसे डिटेक्ट करेंगे तो लेस देन 18 मंथ्स में याद रखना एचआईवी डीएनए पीसीआर करना है। 3-4 बार सवाल पूछा गया है, लेस देन 18 मंथ्स में एचआईवी डीएनए पीसीआर करना है। तो इन्फेंट में कभी भी एलाइजा नहीं करना है, नेगेटिव तरीके से भी सवाल पूछा गया है। उसके बाद CD4 की टेबल पर आ जाओ। ये CD4 की एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। ये यूजुअली हमेशा आपको उल्टा सीधा देखने मिल सकता है, पर ये मैं पर्ल निकाल के लाया हूं आपके एग्जाम के लिए। आपको यही याद रखना है, लेस देन 500 CD4 काउंट है, टीबी की रिस्क है, पल्मोनरी टीबी होता है, प्रोफाइल एक्सिस नॉन स्पेसिफिक है, इसमें पूछी नहीं जाती ज्यादा। लेस देन 200 CD4 काउंट है तो पीसीपी मतलब निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया,
क्या देना है प्रोफाइलेक्सिस में, तो क्वाट्रिमोक्साजोल देना है। लेस देन 100 में टॉक्सोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकस होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तो रिंग इनहैंसिंग लीजन याद रखना है। क्या दोगे प्रोफाइलेक्सिस में, अगेन क्वाट्रिमोक्साजोल देना है। क्रिप्टोकोकस में मेनिंजाइटिस होती है, स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हो, तो क्रिप्टोकोकल एंटीजन करते हो। उसके बाद लेस देन 50 अगर CD4 काउंट है तो दो इंपॉर्टेंट इंफेक्शन आपको याद रखना है, वो एक है मैक का इंफेक्शन और एक है CMV का। मैक के इंफेक्शन में आपको कौन सी प्रोफाइलेक्सिस देना है, तो अजिथ्रोमाइसिन की प्रोफाइलेक्सिस देना है। और CMV में क्या देना है, तो वेलगेनसाइक्लोविर देना है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल से आपके सारे अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाओ डायरिया इन एड्स पर। माइक्रोबायोलॉजी से आपके पास एक सवाल जरूर आने वाला है, वो है डायरिया इन एड्स पे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्रिप्टोस्पोरिडियम हो, वो साइक्लोस्पोरा हो, वो सिस्टोआइसोस्पोरा हो कि माइक्रोस्पोरिडिया हो, आपको ये टेबल याद रखना ही रखना है। सबसे पहले कैसे याद रखोगे, अगर आपको कोई सा भी शेप अंडे का ओवल दिखे तो वो आइसोस्पोरा है, बाकी कुछ दिमाग मत लगाना। राउंड में कंफ्यूजन होता है, राउंड होगा तो दो चीजें हो सकती हैं, एक क्रिप्टोस्पोरिडियम भी हो सकता है और एक साइक्लोस्पोरा भी हो सकता है। तो साइक्लोस्पोरा वाले को कैसे पहचानोगे, तो थोड़ा बड़ा होगा वो और साथ साथ में ऑटोफ्लोरेसेंस की आपको हिस्ट्री जरूर देंगे वो। तो अंडा देखो, अगर अंडा ओवल है तो आपको कुछ दिमाग लगाइए, दो राउंड राउंड है, अगर ओवल है तो क्या है, आइसोस्पोरा है, अगर ओवल नहीं राउंड है तो क्रिप्टोस्पोरिडिया भी हो सकता है, साइक्लोस्पोरा भी हो सकता है। फिर कैसे पहचानोगे, तो ऑटोफ्लोरेसेंस की हिस्ट्री आपको देंगे वो साइक्लोस्पोरा में, और क्रिप्टोस्पोरिडिया तो सबसे छोटा होता है। तो ये साइज भी याद रख सकते हो, 4 to 6 माइक्रोमीटर इज क्रिप्टोस्पोरिडियम, 8 to 10 माइक्रोमीटर इज साइक्लोस्पोरा, 20 to 30 आइसोस्पोरा। तो आइसोस्पोरा तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल ये दो वैल्यू याद रख लो तो आपके सारे सवाल डायरिया इन एड्स रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। कैसे याद रख सकते हो आप, सबसे पहले तो ये पता रख लो कि ये सारी चीजें जो है वो एसिड फास्ट है, मॉडिफाइड जेड एंड स्ट्रेन से। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी इसमें छोटी दिख रही है, नीचे नोट्स की लिंक डाल दूंगा, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां मिलता है। तो जो माइक्रोस्पोरिडिया होता है वो एपिथेलियल सेल्स पर ही होता है, मैक्रोफाज में रेयरली होता है। जो आपका क्रिप्टोस्पोरिडिया होता है वो अपाइकल सरफेस पे होता है एपिथेलियम के। उसके साथ साथ में साइक्लोस्पोरा होता है वो अपर थर्ड ऑफ एपिथेलियल सरफेस पे होता है। पर इंपॉर्टेंट चीज आइसोस्पोरा की बता रखो, वो एपिथेलियल सेल में भी होता है और नीचे जो अंदर मैक्रोफाज है उसमें भी होता है। तो आइसोस्पोरा एपिथेलियल सेल्स पर भी है, मैक्रोफाज में भी है और ओवल है, ये आपको याद रखना है। साइक्लो और क्रिप्टो में कंफ्यूजन हो सकता है, तो साइक्लो का मैंने बताया, ऑटोफ्लोरेसेंस की हिस्ट्री देंगे, वो आपको याद रखना है। अब जैसे ही आपने डायरिया इन एड्स पढ़ा, अब पढ़ो रेस्पिरेटरी इन एड्स। रेस्पिरेटरी इन एड्स में क्या है, अगर CD4 काउंट लेस देन 200 है तो इंपॉर्टेंट चीज आपको सवाल में जो मार्क करना है, कुछ भी मत पढ़ना भले सवाल में आगे का, इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर देना, वो है आपका निमोसिस्टिस कैरिनाई का निमोनिया, निमोसिस्टिस जिरोवेसी का। क्या देखने मिलेगा एक्सरे पे, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने मिलेगी। और क्या डायग्नोस्टिक क्लू होगा, सिल्वर स्टेन पे कप शेप्ड की सिस्ट देखने मिलेगी। उसके अलावा और दो तरीके के निमोनिया हो सकते हैं, एक बैक्टीरियल, एक टीबी वाला यूजुअली अपर लोब इन्वॉल्व करेगा, अर्ली इन्फेक्शन है तो, और लोअर लोब लेड इन्फेक्शन में, पर ऑफकोर्स उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। और बाकी दूसरे जो बैक्टीरियाज हैं उसमें भी लोबार कंसोलिडेशन मिलेगा। और मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने मिलेगा निमोनिया आपको, तो स्ट्रेप का निमोनिया देखने मिलेगा। एक एक करके सारी इमेज दिखा के जा रहा हूं मैं आपको। ये ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिख रही हैं, तो ऑफकोर्स आप सबको पता है कि निमोसिस्टिस का निमोनिया है। सवाल में वो आपको दे ही देंगे कि एड्स का पेशेंट है, उसका CD4 काउंट इतना इतना है और ये है आपके मरीज को, तो क्या स्पेसिफिक एक्सरे फाइंडिंग है, तो ग्राउंड ग्लास है, ये आपको पता है। बैक्टीरियल है तो आपको कंसोलिडेशंस देखने मिलेंगे। उसके बाद अगर टीबी है, टीबी में इंपॉर्टेंट चीज है, टीबी में आपको अपर लोब का कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, पर कंसोलिडेशन के साथ साथ में कैविटेशन भी देखने मिलेगी। और अपर लोब किस में होता है, अर्ली इन्फेक्शन में होता है, और लोअर लोब किस में होगा, तो लेट वाले इन्फेक्शन में होगा। ये आपको याद रखना है। अब आपने डायरिया पढ़ लिया, आपने रेस्पिरेटरी पढ़ लिया, अब सीएनएस में चले जाओ। HIV के सीएनएस लीजन कौन कौन से हो सकते हैं, लेस देन 100 अगर CD4 काउंट है तो टॉक्सोप्लाज्मा भी हो सकता है, सीएनएस लिम्फोमा भी हो सकता है, क्रिप्टोकोकस भी हो सकता है। क्रिप्टोकोकस को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है, मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री रहेगी, इंडिया इंक आपको दे ही देंगे सवाल में। वो हमेशा कंफ्यूजन होता है टॉक्सोप्लाज्मा और सीएनएस लिम्फोमा में, दोनों चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो टॉक्सोप्लाज्मा यूजुअली मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन देखने मिलते हैं और सीएनएस लिम्फोमा में सॉलिटरी रिंग लीजन देखने मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए IgG टेस्ट करते हो और सीएनएस लिम्फोमा के लिए EBV PCR करवाते हो, क्योंकि एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होता है। ऐसे ही अगर लेस देन 200 का CD4 काउंट है तो उसमें आपको PML का याद रखना है। PML में यूजुअली JC वायरस से होता है। और इमेजिंग में क्या देखोगे, तो नॉन एनहांसिंग व्हाइट मैटर देखने मिलेगा आपको। एक एक करके इमेज भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो मैंने आपको क्या बताया,
आपने देखना है टॉक्सोप्लाज्मा और सीएनएस लिम्फोमा में कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, लेस देन 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे लीजन हो, मल्टीपल रिंग एनहांसिंग लीजन हो और बेसल गैंग्लिया के अराउंड ज्यादा हो, सेरेब्रल एडिमा जिसमें ज्यादा प्रेजेंट हो तो टॉक्सोप्लाज्मा है। पर अगर एक सॉलिटरी लीजन हो, यूजुअली मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर अगर एक सॉलिटरी लीजन हो, मोर देन 4 सेंटीमीटर का लीजन हो, पेरीवेंट्रिकुलर है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा है। तो मल्टीपल छोटे छोटे रिंग एनहांसिंग लीजन जो आपके यूजुअली बेसल गैंग्लिया वाले एरिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेस देन 4 सेंटीमीटर है तो वो टॉक्सोप्लाज्मा है। सॉलिटरी आपका लीजन रिंग वाला और वो अगर डिफ्यूजली इन्वॉल्व है, सेरेब्रल एडिमा कम देखने मिल रहा है, तो वो प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा है। ऐसे ही प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी में आपको यूजुअली ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर का आपको डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा, व्हाइट मैटर में नॉन एनहांसिंग लीजन देखने मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल आपको सीएनएस लीजन से याद रखना है। आपने लास्ट 10 मिनट्स में HIV से पूछे जाने वाले GIT के सवाल कर लिए, रेस्पिरेटरी के सवाल कर लिए, CNS के सवाल कर लिए। ऐसे ही बंचेस का छोटा छोटा सा लेक्चर आपको रैंक बूस्टर कोर्स में मिलने वाला है। मैं रैंक बूस्टर कोर्स की लिंक आपको नीचे डाल रहा हूं, जाकर आप वहां पर लेक्चर देखिए। यही लेक्चर्स छोटे आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाएंगे और अपनी रैंक को बूस्ट कर पाएंगे। चलो HIV में आगे बढ़ते हैं। ART की क्लासेस, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की क्लासेस पे भी सवाल पूछते हैं, फार्मा पे सवाल पूछते हैं। NRTI कौन कौन से हैं, तो ये NRTI है, NNRTI है, प्रोटेज इनहिबिटर्स है और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स हैं। सारी गोलियों के बारे में बता के जाता हूं मैं। NRTI कौन कौन से हैं, तो टिनोफोविर है, लेमिवुडिन है, जिडोवुडिन है। इन सब का काम क्या है, चेन टर्मिनेशन करवाते हैं ये। ऐसे ही अबाकाविर भी NRTI है। फिर NNRTI आपको दो याद रखना है जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल में पूछा जाता है, एक है इफाविरिंज और एक है नेविरापिन। इफाविरिंज का मैकेनिज्म क्या है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और नेविरापिन है, ये भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करवाता है। तो NNRTI इज नेविरापिन और इफाविरिंज। ऐसे ही प्रोटीएज इनहिबिटर होते हैं दो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, एक है इंडिनाविर और एक है रिटोनाविर। रिटोनाविर की एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, एक बार पहले भी सवाल पूछा है कि इट इज यूज्ड एज अ बूस्टर, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाओ इंटीग्रेज इनहिबिटर पे। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर का एक इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप है डोलिटाग्रेविर। आपको कोई सा भी ग्रेविर से एंड होने वाला चीज, ग्रेविर इज इंटीग्रेज इनहिबिटर, आविर इज प्रोटीएज इनहिबिटर, ये आपको याद रखना है। फिर GP120 था, मैंने आपको बताया था, तो CD4 से बाइंड करता था, तो उसके खिलाफ एक्ट करने वाली गोली कौन सी, तो इबालिजुमैब। GP41 फ्यूजन इनहिबिटर, वहां एक्ट करने वाली गोली कौन सी, तो एनफ्यूवर्टाइड। CCR5 को रिसेप्टर जो होता है उसमें एक्ट करने वाली गोली कौन सी, तो माराविरॉक। और CXCR4 वाली गोली कौन सी, तो कोई सी गोली नहीं, कोई डायरेक्ट इनहिबिटर नहीं है इसका। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नए नए क्वेश्चंस अभी एक आध दो साल में आए हैं, पहले नहीं आते थे ये। तो तीनों गोलियां आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्ल याद रख के जाओ कि CCR5 का म्यूटेशन अगर होता है तो वो पेशेंट में रेजिस्टेंस टू HIV होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया अटैचमेंट के लिए क्या है, तो आपका CD4 पैटेस होता है। GP120 तो वहां कौन सा एक्ट करता है, तो इबालिजुमैब। फ्यूजन कौन सा है, तो एनफेवरेटाइड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कौन रोकता है, तो NRTI NNRTI। इंटीग्रेज को कौन रोकता है, ऑफ कोर्स इंटीग्रेज इनहिबिटर्स। असेंबली को कौन रोकता है, तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स। और बडिंग किससे ब्लॉक होती है, तो मैच्योरेशन ब्लॉक होता है भैया प्रोटीएज इनहिबिटर से। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले पूछी गई है, पर इससे इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है वो है आपकी एक एक ART की टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट, कि इससे क्या हो सकता है। सवाल में आपको दे देंगे, एक मरीज ART पर है और उसके नाखूनों में पिगमेंटेशन हो रहा है, तो बताओ कौन सी गोली है, तो वो गोली जिडोवुडिन है। जिडोवुडिन से और क्या होता है, तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। एक और सवाल दे सकते हैं, मरीज ART पर है और उससे उसको रिनल में प्रॉब्लम हो रही है, तो बताओ कौन सी गोली है, तो टिनोफोविर है। टिनोफोविर से याद रखना है आपको रिनल टॉक्सिसिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे याद रखोगे, रिनल सबसे आखिरी आखिरी में नीचे नीचे आता है, टी भी अल्टीमेटली नीचे नीचे की तरफ आता है, तो टी ABCD में नीचे नीचे की तरफ, रिनल भी नीचे नीचे की तरफ, साथ साथ में आर आ गया इसमें, तो रिनल टॉक्सिसिटी। टी नीचे नीचे की तरफ, आर आ गया, तो रिनल टॉक्सिसिटी बाय टिनोफोविर। एफावरिन से क्या होता है, तो नाइटमेयर्स होते हैं। इंडिनावीर से क्या हो सकता है, तो किडनी स्टोन। टिनोफोविर फॉर रिनल टॉक्सिसिटी, इंडिनावीर इज फॉर किडनी स्टोन्स। इंडिनावीर, एक और सवाल जो पहले डरमा से पूछा गया था इंडिनावीर में, वो ये कि इंडिनावीर से पायोजेनिक ग्रेनुलोमा दैट इज पीजी भी हो सकता है। फिर अबाकावीर की HLA का आपको हाइपर सेंसिटिविटी का जीन पूछा था उन्होंने, तो HLA B5701 इज फॉर अबाकावीर। ऐसे ही HLA B5801 इज एलोप्यूरिनॉल। ऐसे ही डेप्सॉन से 1502 आपको याद रखना है, और कार्बामाज़ेपिन वाला भी आपको याद रखना है। ये सारे HLAs पूछे गए हैं जो आपको याद रखना है।
फिर ड्रग से आ जाओ भैया, आपकी निडल स्टिक की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सपोजर सवाल पूछ लेते हैं। ऐसा केस दे देंगे कि एक हेल्थ केयर वर्कर है, एक HIV का मरीज है, उसको निडल स्टिक की इंजरी हो गई हेल्थ केयर वर्कर को, तो अब आपको अगली चीज क्या करना है, तो अगली चीज आपको एसएप स्टार्ट करना है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस, आइडियल लेस देन 2 आवर में चालू करो। मैक्सिमम विंडो पीरियड क्या है, तो 72 घंटे हैं। कौन सी गोली दोगे, तो टिनोफोविर, लेमिवुडिन और डोलोटाग्रेविर, मतलब टीएलडी 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 याद रखना है आपको आपकी परीक्षा के लिए। अब तो नए नए चेंजेस भी आ गए हैं, 2 गोलियां वाला भी आपको आ गया है, पर आपके एग्जाम के लिए 3 गोली याद रखो। टीएलडी कितने दिनों के लिए देना है, तो 28 दिनों के लिए देना है। टेस्ट कब करना है, बेसलाइन पे करना है, फिर 6 हफ्ते बाद करना है। उसके बाद आ जाओ, टिनोफोविर मोनोथेरेपी कभी नहीं देना है आपको, टिनोफोविर, लेमिवुडिन और डोलोटाग्रेविर तीनों गोली देना है, ये आपको याद रखना है। फिर टीबी और HIV अगर साथ साथ में हो जाए तो आप सबको पता है, पहले आप क्या देते हो, पहले आप ATT देते हो, उसके बाद ART देते हो। लेस देन 50 अगर CD4 काउंट है तो 2 हफ्ते बाद ATT के ART चालू कर दो, पर अगर मोर देन 50 CD4 काउंट है तो 8 हफ्ते बाद आपको चालू करना होगा। 8 वीक्स आफ्टर ATT आपको ART चालू करना है। ये पहले एक बार सवाल पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। रिफाम्पिसिन क्या करता है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स के लेवल्स को कम कर देता है। अगर ये सब हो तो एक इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है, जो आपकी जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है तो आपको जो बाकी के इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। तो आयरिस नाम की चीज होती है, उस केस में आपको क्या करना है, दोनों गोलियां कंटिन्यू करना है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको रोकने के लिए आपको स्टेरॉइड ऐड करना पड़ेंगे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाओ, बच्चों के HIV की बात करते करते पीडियाक HIV की बात कर लो। तो पीडियाक HIV मैंने बताया, अगर लेस देन 18 मंथ्स का बच्चा है तो क्या करना है, DNA PCR करना है। कौन सी प्रोफाइल एक्सिस दोगे, तो नेविरापिन की प्रोफाइल एक्सिस दोगे। कितने समय के लिए दोगे, तो 6 हफ्ते के लिए दोगे। उसके बाद एड्स डिफाइनिंग इलनेस कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस पे सवाल पूछते हैं। बस एक चीज यहां से सीख के चले जाओ, ओरल कैंडिडियासिस is not AIDS defining illness. Esophageal candidiasis though it's AIDS defining illness, but oral candidiasis is not a AIDS defining illness. पहले 2-3 बार सवाल पूछा गया है ये। PCP, invasive cervical cancer, CNS lymphoma, TB in any side, it can be AIDS defining illness, but oral candidiasis is not it's not AIDS defining illness, ये आपको याद रखना है। फिर कापोसी सार्कोमा पे आ जाओ। कापोसी सार्कोमा किससे होता है, तो HHV8 से होता है। कैसी चीजें देखने मिलेंगी आपको, पर्पल कलर के पिंकिश पर्पल प्लाक देखने मिलेंगे, और हिस्टोलॉजी पे स्पिंडल सेल्स देखने मिलेंगे। तो बॉडी में ऐसे हार्ट पैलेट हो, चमड़ी हो, कहीं भी पर्पल कलर के पिंकिश प्लाक्स देखने मिल जाए आपको, ये इमेज क्लासिकल है जो पूछा जाता है। तो ये क्या है, कापोसी सार्कोमा है। HIV की हिस्ट्री रहेगी तो कापोसी सार्कोमा आप सबको पता है 2-4 तरीके का होता है, पर HIV उसमें एक तरीका है। आप बस इतना पता रखो, कापोसी सार्कोमा मतलब एड्स आपकी परीक्षा के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हिस्टो याद रखो। उसमें ये स्पिंडल शेप के सेल्स दिख रहे हैं, तो स्पिंडल शेप्ड सेल्स मतलब क्या, कापोसी सार्कोमा। और क्या क्या होता है HHV8 से, कापोसी सार्कोमा के अलावा कैसलमैन डिजीज होती है और प्राइमरी इफ्यूजन लिम्फोमा होता है, ये याद रखना है। एक और होता है STLV1 वायरस, उससे क्या होता है, तो उससे एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया होता है। उसके बाद रिनल ट्रांसप्लांट पे HIV वाले पे भी 2-3 सवाल पूछे गए हैं, यूजुअली INI सेट में ज्यादा पूछे गए हैं, पर नीट PG में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपन ने ऐड कर दिया। तो 0 to 1 मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट क्या की रिस्क रहती है, सर्जिकल इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। 1 to 4 मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट किसका रिस्क रहता है, तो CMV का रिस्क रहता है, मोस्ट कॉमन याद रखना। और मोर देन 4 मंथ में कम्युनिटी इन्फेक्शन है, पर आपका सवाल सिर्फ इससे पूछा जाएगा कि CMV का रिस्क कब सबसे ज्यादा रहता है। उसके बाद HIV प्लस हेपेटाइटिस का को इन्फेक्शन पे ही बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, उसमें याद रखो कि आप टिनोपोविर, लेमिवुडिन और एम्ट्रिसिटाबिन दे सकते हो, बट अबाकाविर कोई काम नहीं करेगा अगर एक्टिव HBV प्लस HIV दोनों है, तो ये आपको याद रखना है। फिर विंडो पीरियड है HBV का, अगर विंडो पीरियड HBV पे सवाल पूछे गए कौन से विंडो पीरियड में कौन सी आपको लेवल्स देखने मिलेंगे, तो एंटी HBC और IgM देखने मिल रहा है तो वो विंडो पीरियड है। केवल और केवल एंटी HBS देखने मिल रहा है तो वो वैक्सीनेटेड है, और HBS AG मोर देन 6 मंथ का है तो वो क्रॉनिक है। यूजुअली हेपेटाइटिस पे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अंदर ऐप का लिंक जो मैं दे रहा हूं आपको, उसमें हेपेटाइटिस से पूछे जाने वाली पूरी सीरोलॉजी अलॉन्ग विद वायरस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगी कि HCV से एसोसिएटेड क्या होता है, अगर HBV की ये सीरोलॉजी आ जाए तो क्या हो जाता है, फिर उससे कनेक्शन होके वो बैक्टीरिया अगर है तो वो क्या करवा सकता है। ये सारी लिंक मेथड करके ही आपको आपकी परीक्षा की तैयारी करना होती है, क्योंकि हर कॉपी को आप एग्जाम में नहीं उठा सकते। आपको परीक्षा के 1 महीने पहले ऐसी कंसाइज चीज चाहिए जिसको आप फट से नजर के सामने से घुमा लें और सब कुछ रिवाइज कर लें। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्फिटालिस मतलब क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो पारोवायरस, B19, CMV, सिफिलिस, सारे कॉजेस हो सकते हैं हाइड्रोस्फिटालिस के। HIV भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है, पहले INI सेट में एक बार सवाल पूछा था तो मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसीज कौन कौन सी हैं, तो कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर
All these are AIDS defining illness. Melanoma is not a AIDS defining illness. Melanoma is a skin cancer which has two important classification, एक क्लार्क्स स्टेजिंग, एक ब्रेस्लो स्टेजिंग. सब कुछ पढ़ा रखा है अपन ने, बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, एड्स डिफाइनिंग इलनेस मेलेनोमा नहीं होता. फिर आखिरी में आ जाओ भैया फंगल मॉर्फोलॉजी की टेबल में. फंगल में क्या क्या मॉर्फोलॉजी हो सकती है? तो हिस्टोप्लाज्मा क्या है? इंट्रासेल्युलर ईस्ट अगर मैक्रोफाज में है तो वो हिस्टोप्लाज्मा है. अगर रेड डिफ्यूजिबल पिगमेंट है तो वो टलरोमाइसिस है. इनकैप्सुलेटेड ईस्ट, इंडिया इंक प्रिपरेशन जहां भी आ जाए तो वो क्रिप्टोकोकस है. ईस्ट और सूडो हाइफी साथ साथ में आ जाए तो वो कैंडिडा है. और क्रिसेंट शेप्ड सिस्ट अगर सिल्वर स्टेन में दिख रही है तो वो निमोसिस्टिस है. एक एक करके इमेज देखकर चले जाओ. मैक्रोफाज में आपको अगर इंट्रासेल्युलर ईस्ट दिख रही है तो वो हिस्टोप्लाज्मा है. रेड कलर का पिगमेंट दिख रहा है तो टैलरोमाइसिस है. उसके बाद इंडिया इंक मतलब क्रिप्टोकोकस है. कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मेनिंजाइटिस हो सकता है आपके मरीज को, एचआईवी वाले को. ईस्ट और सूडो हाइफी और हाइफी दोनों देखने मिल रहा है तो ये कैंडिडा है. उसके साथ साथ में अगर आपको सिल्वर स्टेन पे सिस्ट देखने मिल रही है और आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी वाला एक्सरे दे दिया उन्होंने, तो आपका आंसर क्या है? निमोसिस्टिस जिरोवसी निमोनिया है. कोट्राइमोक्साजोल आपको देना है. बीटा डी ग्लूकेन टेस्ट किसमें किसमें करते हो? कैनेडा में, एस्परजिलस में और पीसीपी में ये पॉजिटिव होता है. इंपॉर्टेंट याद रखना किसमें पॉजिटिव नहीं होता है, जो आपका सवाल पूछा जाएगा वो होता है म्यूकर में, ये पॉजिटिव नहीं होता है. फिर मैंने आइरिस बताया था आपको, एटीटी और एचआईवी की जब अपन बात कर रहे थे. दो तरीके का होता है आइरिस, एक होता है अनमास्किंग और एक है पैराडॉक्सिकल. अनमास्किंग का मतलब होता है कि टीबी छुपा हुआ है. जैसे ही आपने एआरटी दिया, एआरटी देने के बाद CD4 बढ़ा, CD4 बढ़ने के बाद आपका जो टीबी है वो अपीयर हो गया. हिडन टीबी अपीयर मतलब अनमास्किंग, पहले छुपा हुआ था फिर आ गया. पैराडॉक्सिकल मतलब आपका टीबी ऑलरेडी था पर एआरटी के बाद वर्सन हो गया, तो अगर जो छुपा हुआ था वो खुल के सामने आ गया तो ये अनमास्किंग है ऑफ कोर्स. और अगर पैराडॉक्सिकल का मतलब कि ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए था फिर भी आ गया, मतलब ट्रीटमेंट के बाद एआरटी के बाद टीबी वर्सन हो गया, और तो वो क्या है? पैराडॉक्सिकल है. मतलब ऑलरेडी मरीज को टीबी था और वो वर्सन हो गया तो वो पैराडॉक्सिकल है. पहले हिडन छुपा हुआ था, डायग्नोज नहीं था, वो अनमास्क हो गया तो वो क्या है? वो अनमास्किंग है. इस पे भी सवाल पूछे गए हैं नीट पीजी में, आपको याद रखना है. फिर मैंने आपको बताया था लेस देन 50 CD4 काउंट. याद रखो, यही तो प्रोसेस है. याद कैसे रखना है? लेस देन 50 CD4 काउंट है तो मैक एक इन्फेक्शन मैंने बताया था और सीएमवी रेटिनाइटिस बताया था. तो वो सीएमवी रेटिनाइटिस में इंपॉर्टेंट फंडोस्कोपी की ऑप्थेल्मोलॉजी से इमेज पूछते हैं, वो है पिज्जा पाई अपीयरेंस. और ट्रीटमेंट में क्या देना है? तो गेनसाइक्लोविर देना है. तो दिस पिज्जा पाई अपीयरेंस, चीजी पिज्जा पाई अपीयरेंस हैज बीन मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो आपको ये याद रखना है. फिर लाइपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम किससे हो सकता है? तो प्रोटीज इनहिबिटर से हो सकता है, जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, बफेलो हम्प होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. तो प्रोटीज इनहिबिटर के बारे में आपको ये याद रखना है. फिर एक हिवान पे सवाल पूछा गया था लास्ट टू लास्ट एग्जाम में, एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी. एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी में आपको बायोप्सी पे क्या देखने मिलेगा? तो एफएसजीएस देखने मिलेगा, मतलब फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. अफ्रीकन डिसेंट में रिस्क रहेगी, ट्रीटमेंट में ऑफकोर्स एआरटी करना है. तो बस हिवान में आपको क्या देखने मिलेगा? तो एफएसजीएस देखने मिलेगा, बस इतना पता रख लो. उसके बाद एचआईवी प्लस वैक्सीनेशन का क्या क्या रूल होता है, उस पर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? तो अगर CD4 काउंट लेस देन 200 है तो लाइव वैक्सीन आप नहीं दे सकते, दो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर यूजुअली सेफ. उसके बाद अक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है. अगर मरीज फीवर, रैश, लिम्फेडिनोपैथी के साथ प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इट इज माइमिकिंग इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इट इज व्हाट? इट इज अक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम, जिसमें हाई वायरल लोड है और एंटीबॉडी नेगेटिव है. तो आपने इस छोटे से लेक्चर में पूरा एचआईवी कवर कर लिया है. अब एचआईवी से जो भी सवाल आने वाले हैं आपकी आने वाली परीक्षा में, आप वो सारे सवाल सही मार्क करने वाले हैं. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डोजिंग वाली चीजें दो बच गई होंगी, पर अपने को एग्जाम के पहले क्या याद रखना है वो याद रखने वाली चीज आपको थाली में परोस के हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम ने दे दी है. आपको क्या करना है? आपको नीचे में रैंक बूस्टर कोर्स की लिंक दे रहा हूं, जाकर वहां बाकी के लेक्चर्स देखना है और बाकी के लेक्चर्स देखने के बाद आपको आपकी एनालिसिस करना है कि हाँ ये पैटर्न और ये तरीका कैसा है. कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है. अगर आपको ऐसे ही रैंक बूस्टर वाले और केसेस चाहिए तो थैंक यू वेरी मच.